Hello student, let's continue with our chapter of economics. This was a story of village Palampur. In our last video we were discussing about the land resources, how the land produce the same amount of crop. मतलब if the land is fixed, अगर एक particular amount में land fixed है तो उस पर ट्रेडिशनल वे में एग्रीकल्चर या ट्रेडिशनल टूल के साथ सेम फर्टिलाइज़र्स और सेम जो हम ट्रेडिशनली यूज़ करते आए हैं, अगर उनके थ्रू प्रोडक्शन करना हो तो हम किस तरह से अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो हमने इसका एक एग्जांपल देखा कि अगर इरिगेशन पॉसिबल है तो उसके थ्रू होल ईयर मतलब 3 प्लांटेशन या 2 क्रॉपिंग या 3 क्रॉपिंग को फॉलो करते हुए प्रोडक्शन पर्टिकुलर लैंड पे सेम लैंड पे इंक्रीज़ किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा फॉर हायर ईयर मतलब एक फार्मिंग मेथड है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, वी यूज़ डिफरेंट मेथड ऑफ फार्मिंग, डिफरेंट टूल्स ऑफ फार्मिंग। तो हम उसके ऊपर ट्रैक्टर्स हैं, मशीनरीज हैं या फिर फर्टिलाइज़र्स हैं, इन सब को भी अगर हम अपने फील्ड में यूज़ करें क्रॉपिंग के लिए तो प्रोडक्शन बढ़ सकता है। द अदर वे टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हाई यील्डिंग, अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो 96 में एक ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है जिसको बेसिकली हरियाणा और पंजाब जैसे एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर प्रैक्टिस किया गया। और उसके लिए 1916 में हाई यील्डिंग सीड यानी HYOV जैसे हाई यील्डिंग सीड्स एक ऐसी वैरायटी है जिन बीज के थ्रू प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में इसको इन्वॉल्व किया गया। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली ट्रेडिशनल सीड्स जो हम अभी तक यूज़ करते आ रहे थे अपने फार्मिंग में, उसमें इरिगेशन की कम ज़रूरत पड़ती है या फर्टिलाइज़र्स की कम ज़रूरत पड़ती है, पेस्टिसाइड्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया इन 1916, तो इंडिया का जो फार्मर थे बेसिकली उनके वीट का प्रोडक्शन, वीट या राइस का प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया HYVs का। HYVs सीड जो हैं वो कंपैरेटिवली ऐसे सीड्स हैं जिनको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब एक पर्टिकुलर लैंड पे अगर HYV सीड्स को डाला जाए, उसके थ्रू प्रोडक्शन किया जाए तो रिजल्ट्स डेफिनेटली बेटर आता है। ग्रेट अमाउंट ऑफ ग्रेन एक पर्टिकुलर सिंगल प्लांट से ही जो अमाउंट ऑफ सीड्स होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। एज वेल एज ये ऐसे सीड्स हैं जिनको प्रॉपर इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। इरिगेशन मतलब उनको ज़्यादा पानी चाहिए या फिर उनके साथ फर्टिलाइज़र्स या केमिकल यूज़ किए जाते हैं जिसके थ्रू प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है इन सीड्स के थ्रू। इसके अलावा दिस सीड नीड्स पेस्टिसाइड्स, मतलब HYV सीड्स जो हैं आपकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, आपकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ पर्टिकुलर चीज़ रिक्वायर्ड होती है। मतलब एक छोटी लैंड से भी आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं अगर आप उसमें HYV सीड डाल रहे हैं, एक प्रॉपर इरिगेशन, पानी पूरा दिया जा रहा है, इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स भी यूज़ की जा रही हैं। तो इसके थ्रू बहुत सारे पंजाब और हरियाणा के और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स ने एक तरह से इस मॉडर्न टाइप ऑफ फार्मिंग मेथड को एडॉप्ट किया HYV सीड्स। और उसके साथ क्योंकि ट्यूबवेल्स अवेलेबल थी किसानों के पास, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल थी, केमिकल फर्टिलाइज़र्स के लिए भी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती हैं या फिर लोन देती है फार्मर्स को। तो एक तरह से अगर अवेलेबल हैं HYV सीड्स के जो कंपोनेंट्स हैं तो उसके साथ इन पर्टिकुलर स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया कि वीट और राइस का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बेटर हो गया। तो केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग इन्वॉल्व करके प्रोडक्शन तो डेफिनेटली बढ़ जाता है। इसके अलावा टेक्निकल चीज़ों की भी इसमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी लैंड बड़ी है, आप उसको ट्रेडिशनल तरीके से जैसे बैलगाड़ी से उसकी टिलिंग करते हैं तो इट टेक टाइम्स। उसकी जगह अगर आप मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं जैसे कि ट्रैक्टर है या थ्रेशर है तो आपका जो काम है वो ईजियर हो जाएगा एज वेल एज फास्टर होगा। इसके थ्रू आप देखते हैं कि किस तरह से प्रोडक्शन भी है जो बढ़ जाता है। तो इन पालमपुर का एग्जाम्पल हम देखें तो वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैरायटीज़, अगर ट्रेडिशनल वैरायटीज़ के मतलब जो ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग है उसके थ्रू अगर किसी एक पर्टिकुलर हेक्टेयर एरिया से आप 1300 किलोग्राम वीट या फिर राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसी लैंड में, उसी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में आप HYV सीड्स के साथ प्रोडक्शन को जो डबल कर सकते हैं, लगभग
3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक आपको ग्रेन अवेलेबल हो सकता है, मिल सकता है सेम लैंड से। तो आपने देखा ट्रेडिशनल खेती के थ्रू जितनी प्रोडक्शन हो सकती है पर्टिकुलर लैंड से, एक छोटी लैंड पीस ऑफ लैंड से, तो उसी में अगर हम HYV को इम्प्लीमेंट करें, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, उसके लिए हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें और ट्रैक्टर के थ्रू अपने फील्ड को डिग करें, तो ये कुछ ऐसे मेथड हैं जिसके थ्रू आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। और फिर प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो डेफिनेटली फार्मर अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, जिसको वो इजीली मार्केट में अपने सरप्लस अमाउंट को मार्केट में बेचकर लाभ भी कमा सकता है। इसके अलावा अब हम आते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, विल द लैंड सस्टेन। क्या इन जो हमने हायर प्रोडक्शन के लिए, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है अपने लैंड में, तो क्या हमारी जो लैंड है वो कंटिन्यू सस्टेनेबली सर्वाइव करेगी, मतलब सेम जो लैंड है वो हमें दीर्घ काल तक अवेलेबल हो पाएगी? तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब अगर डेवलपमेंट के लिए हम उसके ऊपर आर्टिफिशियल चीज़ें या केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो ख़राब होती रहती है, स्पॉइल होती रहती है। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्सेज, इट नेसेसरली यूज वेरी केयरफुली। सिंस जो साइंटिस्ट रिपोर्ट करते हैं या वो साइंटिस्ट जो सर्वे करते हैं, तो उनके थ्रू एक रिजल्ट सामने आए हैं, वो ये कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसके कारण जो लैंड है उसको ओवर यूज़ किया जा सकता है। अब हमने देखा हमारे पास इरिगेशन अच्छा अवेलेबल है तो हम पूरे साल अपने खेतों को खाली नहीं छोड़ते, उसके ऊपर कोई ना कोई क्रॉपिंग इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। तो जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है लैंड की वो ख़त्म हो जाती है। एज वेल एज ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन टारगेट क्या था, वीट और राइस के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करना, उनको इंक्रीज़ करना। तो उसके साथ हमने उसको एसोसिएट किया, उसके साथ यूज़ किया हमने सॉइल में फर्टिलाइज़र डाला, केमिकल्स डाला। इसके अलावा हमने क्या किया, लैंड में से ओवर इरिगेशन किया, ट्यूबवेल के थ्रू बहुत ज़्यादा पानी को हमने एक्सट्रैक्ट किया, पानी को निकाला। तो उससे क्या होता है, जो लैंड वाटर लेवल है वो कंटिन्यू डिप्लीट होता गया, कम होता गया, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी ख़राब था। सॉइल की प्रोडक्टिविटी तो ख़त्म हो ही रही है केमिकल के साथ साथ, और जो सॉइल के जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी नीचे चलता जा रहा है। तो एक तरह से हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारी जो एनवायरनमेंट है या हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, लैंड है, वो डिप्लीट हो रही है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये एक ऐसे रिसोर्सेज है जो एक बार डिप्लीट होने के बाद दोबारा से वी कांट गेट द सेम लैंड, हम उतने फर्टिलाइज लैंड को दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। या जो पानी है, ओवर इरिगेशन में हम बहुत ज़्यादा पानी को एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं इनसाइड वाटर से, इनसाइड लेवल से, तो वो भी एक तरह से ख़त्म हो जा रहे हैं। आगे आपके पास एक इमेज दी गई है, इमेज 1.5, जिसमें पालमपुर में जैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको शो किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ लैंड बहुत बड़ी हैं, कुछ मीडियम हैं और कुछ बहुत ही छोटी हैं। तो ये बेसिकली इंडिकेट करती है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मर्स। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पालमपुर में, 3 टाइप के किसान हैं। आपने देखा था कुछ काफ़ी बड़े किसान हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके पास सरप्लस में लैंड है, मतलब उनके पास जो प्रोडक्शन होता है वो सरप्लस में होता है, उनके पास ज़्यादा लैंड है, उस पर वो लेबर्स रखते हैं, ट्यूबवेल्स और टेक्निकल मेथड के थ्रू उस पर एग्रीकल्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उनके पास अर्निंग भी ज़्यादा होती है। इसके सेकेंड साइड में देखिए हम कुछ मझौले किसान हैं जिनके पास एक पर्टिकुलर लैंड पीस है जो एक मीडियम साइज़ में है, वो उसके ऊपर कल्टीवेशन करते हैं, अपने कंजम्पशन के अकॉर्डिंग वो साल भर के लिए बचा लेते हैं, उसके बाद जितना सरप्लस होता है उसको मार्केट में बेच देते हैं। तो उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन वो अपने से थोड़ा सा प्लस उसमें प्रोड्यूस कर पाते हैं अपने लैंड में। उसके बाद थर्ड पैटर्न आप जो देख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे फील्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उन छोटे किसानों के हैं जिनके पास बहुत कम लैंड हैं। तो इनके पास जो प्रोडक्शन होता है वो इनकी फैमिली के लिए सफिशिएंट होता है, इनके पास कुछ सरप्लस नहीं होता जिसको ये मार्केट में बेच सकें। तो आपने देखा जो लैंड है, अनफॉर्चुनेटली जितने भी एग्रीकल्चर में लैंड इन्वॉल्व है उसका एक पर्टिकुलर यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। हम देखते हैं पालमपुर में अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिली जो पूरी है, उसमें से 1/3 आर लैंडलेस, उनके पास लैंड है ही नहीं, तो वो दूसरों की लैंड पे काम करते हैं, या तो बड़े किसानों की लैंड पे एज अ लेबर काम करते हैं पूरे साल, अदरवाइज मझौले किसानों के खेतों पे काम करते हैं सीजनली। अगर मझौले किसानों को
अपनी लैंड में, मतलब मझौले किसान जब एग्रीकल्चर करते हैं तो अपनी लैंड में उनके साथ उनकी फैमिली इन्वॉल्व होती है, एंड इफ़ रिक्वायर्ड तो वो कुछ लेबर्स को हायर करते हैं। तो ये जो लैंडलेस लेबर हैं ये इस लैंड के ऊपर काम कर रहे हैं। 150 फैमिली, मोस्ट ऑफ दैम दलित्स, हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन। तो ऑन द रिमेनिंग फैमिली हु ओन, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर अराउंड द विलेज। आप ये देख रहे हैं जो बड़े बड़े लैंड हैं, लैंड जो आपने एग्रीकल्चरल लैंड देखा जिसमें जो बड़े साइज़ के लैंड हैं वो कुछ ही लोगों के पास हैं। तो दीज आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर। ये बड़े बड़े लैंड जिनके पास है वो खुद से खेती नहीं करते बल्कि लैंडलेस जो दलित लोग हैं उनके थ्रू ये खेती कराते हैं। तो ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ एन एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय द प्लॉट्स दैट क्वाइट लार्ज इन साइज, एंड इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिली ऑफ मीडियम एंड लार्ज फैमिली एंड हु कल्टिवेटेड मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड है, वो मीडियम किसानों में आएंगे और वो क्या करते हैं बेसिकली अपनी फैमिली के लिए उगाते हैं एंड लिटिल बिट ऑफ सरप्लस। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैज़ लैंड एक्सटेंडेड। केवल कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास एक्सटेंडेड लैंड है जो 10 एकड़ से भी ज़्यादा हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक तरह से उन लोगों को लैंडलेस लेबर्स को वहाँ पे जॉब देते हैं या फिर लैंडलेस लेबर्स उनके खेत के ऊपर आकर एग्रीकल्चर करते हैं। तो इस तरह आपने देखा लैंड रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कुछ बड़े किसान हैं, कुछ मझौले किसान हैं और कुछ छोटे किसान हैं। तो अपने अपने अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर क्रॉपिंग करते हैं। आपका सेकेंड रिसोर्सेज आया था लेबर, मतलब हम जैसे लैंड पढ़ रहे थे एज अ मेजर रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। सेकेंड है लेबर। लेबर कहाँ से मिलते हैं? आफ्टर लैंड लेबर इज नेक्स्ट नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग में बहुत सारा काम होता है, उसको डिग करना, उस पर कल्टिवेट करना, क्रॉपिंग काटना, इरिगेशन करना, ये सब बहुत सारे काम हैं। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ऑन फील्ड। छोटे छोटे किसान हैं वो अपने भी रहते हैं उस फील्ड में और अपनी फैमिली के साथ भी मिलकर खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। एंड दे प्रोवाइडेड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर द फैमिली एज वेल। और जो जिनकी लैंड बहुत ज़्यादा छोटी है, जो अपना सफिशिएंट नहीं उगा पाते और उनको पैसे की और जो ज़रूरतें होती हैं, उन बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए अपनी लैंड के साथ साथ वो बड़े किसानों की लैंड में भी काम करते हैं। द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड। क्योंकि जो मीडियम किसान हैं समटाइम्स उनको भी ज़रूरत पड़ती है कुछ लेबर्स की अपने लैंड में, और एज वेल एज जो बड़े फार्मर्स हैं वो तो कम्प्लीटली उनकी जो फार्मिंग होती है वो टोटली लेबर के ऊपर डिपेंड होती है, उनके खेत में लेबर्स काम करते हैं। तो इस तरह से जो थर्ड सेक्शन है हमारा लैंडलेस लेबर्स, दे प्रोवाइड एज अ लेबर, तो वो एज लेबर काम करते हैं। द क्रॉप कॉर्न ऑन द लैंड इंस्टेड दे आर पेड वेजेस। तो ये जो लेबर होते हैं जो बड़े किसानों के या मझौले किसानों के खेत पे काम करते हैं, इनको बेसिकली जो मेहनताना मिलता है या वेजेस मिलता है, ये कैश में भी हो सकता है या फिर फसल के रूप में भी हो सकता है। समटाइम्स लेबर गेट मील ऑल्सो। कुछ कुछ किसानों को काम के बदले भोजन भी दिया जाता है। तो वेजेस जो है बहुत ही वैराइड हैं, हर रीजन में अलग अलग हैं। कभी क्रॉप के हिसाब से उनकी वेजेस डिसाइड होती हैं, कभी सीजन के हिसाब से, कभी उनका जो वर्क है सोइंग कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उनके एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी वैरायटी है, जो इन्हें एक पर्टिकुलर निश्चित वेजेस हो फार्मर्स का। A farm labor might be employed on daily wages or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year. Suppose अगर एक सीजन में खेतों को खोदा जा रहा है, फिर उसमें उसको सीड डाली जा रही है, फिर वो पूरे साल तक फसल पकती है, उसके बाद उसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो कुछ लेबर्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर डे के एम्प्लॉयमेंट का वेजेस लेते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर दिन के अकॉर्डिंग उनको, मतलब एक दिन के काम के उनको पैसे दिए जाते हैं। कभी कभी उनको पूरे ईयर के लिए एंगेज किया जाता है, पूरे हार्वेस्टिंग सेशन के लिए, उसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस दिया जाता है। तो बहुत सारी वैरायटी है लैंड लेबर्स किस तरह से कमाते हैं, कोई डेली वेजेस पे, कोई पूरे साल के लिए हायर किए जाते हैं। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपने, एक दाला जो कि एक लैंडलेस फार्म लेबर है और पालमपुर में डेली वेजेस पे काम करता है। दिस मीन्स अ रेगुलर वर्क फॉर लुक फॉर वर्क, मतलब कभी काम होता है कभी नहीं होता। तो इस टाइप के जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो आपकी बुक में पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है कन्वर्सेशन डाला का और रामकली।
तो इनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डेली इनको वर्क नहीं मिल पाता, कभी कभी इनको वर्क के रूप में फूड मिलता है, पैसा नहीं मिल पाता, तो ऐसे इनरेगुलरिटी है उनके वर्क में। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ 60 रुपीज़ फॉर पर डे, मतलब एक दिन का 60 रुपीज़ है, या फिर उनको जो मिल रहा है वो उससे काफ़ी कम होता है, वास्तव में 35 या 40 रुपीज़ के आसपास मिलता है। तो इकोनॉमिकली दे आर सफरिंग। तो सफ़र क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आपने देखा बहुत सारा परसेंटेज लैंडलेस लेबर है पालमपुर में, तो ईज़िली लेबर अवेलेबल हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर कोई एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर वेजेस पे काम करने से मना कर देता है तो और व्यक्ति रेडी हैं काम करने के लिए। तो सो द पीपल एग्री टू वर्क ऑन लोअर वेजेस, तो लोग एक तरह से विवश हैं कि वो कम वेजेस पे भी काम कर लेते हैं, जैसे कि रामकली और दाला की सिचुएशन है। आप इसको पढ़िए, आपको और ज़्यादा इससे एग्जाम्पल मिलेगा कि किस तरह से चीज़ें लैंडलेस लेबर हैं वो सफ़र करते हैं। जैसे कि कुछ बड़े किसान हैं जो लेबर के बजाय मशीनरीज या ट्रैक्टर यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, थ्रेशर यूज़ करते हैं या फिर ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं, मॉडर्न टूल्स या टेक्नोलॉजी है, ये भी लेबर्स की ज़रूरत को एक तरह से ख़त्म कर देते हैं। तो इन लैंडलेस लेबर्स जिनका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन उनके लिए रहती है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट एक और रूप से हम देख सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर लैंड है, सपोज एक फैमिली के पास एक छोटी लैंड है, उसके पास फैमिली के सभी लोग लगे हुए हैं, तो उसको हम कह सकते हैं एक तरह से लेबर हैं लेकिन रिक्वायर्ड वर्क नहीं है, तो उस प्रोपोर्शनली डिस्गाइज्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट होती है। मतलब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ए काइंड ऑफ फेनोमिना, जब एक लैंड है उसके ऊपर 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है और पूरे 10 लोग उसमें ओवर इन्वॉल्व हैं, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हम बेसिकली गाँव में देखते हैं। इसके आगे एक और प्रोडक्शन की एजेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ कैपिटल, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो हमने लैंड डिस्कस किया, उसके बाद हमने लेबर डिस्कस किया इन पालमपुर। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैपिटल, फार्मिंग के लिए या फार्मिंग प्रोडक्शन के लिए कैपिटल किस तरह से अरेंज होता है पालमपुर में, इन अवर नेक्स्ट वीडियो।